हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू क्लास। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसका पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसका ही पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद आ जाए कि हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने चैप्टर नंबर 8 में 4 पॉइंट्स देखने हैं। 3 पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, लेकिन अभी हमने 1 पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है उसको हमें देखना अभी भी बाकी है। तो अभी हम पहले ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि लोहे के औजार और खेती, जो पहला पॉइंट है, किस तरीके से लोहे का औजार शुरू हुआ और खेती भी शुरू हुई। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस उपमहाद्वीप यानी कि भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। लोहे के औजार और हथियार महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में मिले हैं। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, जिससे जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए फाल बनाए गए थे। इस प्रकार कृषि का उत्पादन बढ़ा। इसके बाद हमने देखा सेकेंड पॉइंट जो है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सबसे पहला ये है कि समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। मतलब अगर समृद्ध गांव नहीं होंगे तो राजा कैसे होंगे, और राजा नहीं होंगे तो राज्य कैसे बने रहेगा, कैसे फलेगा फूलेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो नए औजार जो हैं कृषि के विकास में और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। नए औजार और रोपाई ये एक महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा था सिंचाई भी उपयोगी साबित हुई कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। और तीसरा पॉइंट, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। मानव के द्वारा कुंड बनाए गए जिससे सिंचाई की गई। इसी के साथ हमने थर्ड पॉइंट में देखा था कि गांव में कौन रहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में हमने देखा ग्राम भोजक। जो कौन होता है, गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते हैं। यह पद आनुवांशिक था, यानी कि एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है, अगर सोचो ये आज के टाइम पे आनुवांशिक होता तो जो ग्राम प्रधान होता उसकी पीढ़ी कितनी खुश होती। खैर, सेकेंड पॉइंट है, इस पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, और दास और मजदूर इनके ज़मीन पर काम करते थे। और राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही देते थे क्योंकि ये बहुत बड़े ज़मीन के मालिक थे। सेकंड पॉइंट जो है वह गृहपति। गृहपति कौन थे? स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहते थे, जो छोटे किसान होते थे, बट ये किसी की ज़मीन पर काम नहीं करते थे। ये छोटे किसान ज़रूर थे, किसी की ज़मीन पे काम नहीं करते थे। इसके बाद है दास कर्मकार। इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, यह दूसरों के ज़मीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद ये तो था देश के उत्तरी हिस्से की। देश के दक्षिणी हिस्से में क्या हो रहा था? देश के दक्षिणी हिस्से में कुछ नहीं, बस तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को ही हम संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य का निर्माण हो रहा था। उनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। जो मदुरै के कवि हैं उनका जब मीटिंग हुई, जब उनका सम्मेलन हुआ, तो इन्हीं रचनाओं का संकलन, तमिल की रचनाओं का संकलन किया गया, जिन्हें संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। नगर यानी कि शहर। नगर को शहर भी बोलते हैं, बट बहुत उस टाइम पे किस तरीके से नगर विकसित हुए और अनेक गतिविधियों के केंद्र बने, वो हम देखते हैं। और हम देखते हैं कौन सा नगर जो कि वो महत्वपूर्ण है, वो है मथुरा नगर।
मथुरा नगर 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण रहा है। 2500 साल से भी ज़्यादा मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड है ये, और इतने लंबे टाइम पीरियड से भी ज़्यादा समय से मथुरा महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। एक तो यातायात होता था यहाँ से, और एक होता था व्यापार। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी कि अगर हम दिशाओं की ऐसे बात करें, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो एक रास्ता जो है यातायात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और दूसरा व्यापार के लिए। तो एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व, उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। अब ये उत्तर यही है, यहाँ से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो यहाँ पर दो रास्ते बहुत इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद है, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। जो ये मथुरा शहर है ना, इसके चारों ओर से किलेबंदी की गई थी ताकि शहर सुरक्षित रहे। इसमें अनेक मंदिर थे। यह बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। यहाँ पर बहुत बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई जाती थी। समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शहर में रहने वालों के लिए भोजन आसपास के किसान तथा पशुपालक जुटाते थे। अब शहर में रहने वाले के लिए भोजन कहाँ से आएगा? तो वो आसपास के जो किसान हैं या पशुपालक हैं वो उनके लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है। इसके बाद है, मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी लगभग 2000 साल पहले बनी। ये कुषाण कौन है? कुषाण एक वंश है, राजवंश। तो उन्होंने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया लगभग 2000 साल पहले। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पर बौद्ध विहार भी हैं। विहार यानी कि जहाँ पर भिक्षु भिक्षुणियाँ निवास करते हैं, और जैन मंदिर हैं जहाँ पर जैन धर्म के लोग जो अपना आराधना वगैरह है वो करते हैं। और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अगर ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था तो शायद ये आज भी कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा, है ना। इसके बाद है सांची की मूर्ति कला। अब सांची कहाँ स्थित है? सांची बेसिकली मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं लिख भी देती हूँ। सांची की एक मूर्ति कला है जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें ना एक क्या कुछ दर्शाया गया है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, किस तरीके से गतिविधियां होती थी, क्या क्या होता था, वो इस मूर्ति कला में। यहाँ पर भी कुछ लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ घोड़े में सवार है शायद, एंड यहाँ पर भी कुछ लोग हाथियों में सवार तो नहीं, किसी में तो सवार है। तो ये एक जीवन दृश्य है जो कि शहर का एक जीवन दृश्य है जो हमें इसमें दिखता है। उसके बाद आते हैं ये आहत सिक्के। ये सिक्के जो है ना, ये आहत करके बनाए जाते हैं, ठप्पे लगाकर, तो इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक मैप। तो हमने मैप में क्या दर्शाना है वो हम देख लेते हैं। हमने मैप में दर्शाना है, निम्न भारत के मानचित्र में वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को दर्शाइए। यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र जहाँ पर वस्त्र उत्पादन होता था, कपड़े का उत्पादन किया जाता था, उसको हमको यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ये हमारी इंडिया का मैप है। सारे तो नहीं बट कुछ बेसिक वस्त्र उत्पादन के केंद्र मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं अमृतसर की, जो कि यहाँ पर अमृतसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अमृतसर। फिर से अगेन मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ, अमृतसर। उसके बाद है लुधियाना। लुधियाना भी यहाँ पर आपको पंजाब में ही दिख रहा होगा।
एंड उसके बाद हम बात करते हैं पानीपत की, जो कि हरियाणा में दिख रहा होगा, हरियाणा में। एंड उसके बाद हम बात करते हैं फरीदाबाद की, जो कि हरियाणा में ही दिख रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच के बॉर्डर में। उसके बाद मैं बात करती हूँ जोधपुर की, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और भी हैं बट ये महत्वपूर्ण मुझको लगते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें वो अमृतसर है, जो कि पंजाब में है। और दूसरा अगर बात करें वो है लुधियाना, जो भी पंजाब में ही है। और तीसरा अगर हम बात करें वो है पानीपत, जो हरियाणा में है। एंड फोर्थ अगर हम बात करें तो मैंने फोर्थ तो क्या बताया आपको, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में ही है, फरीदाबाद। एंड फिफ्थ अगर हम बात करें, फिफ्थ वो मैंने आपको बताया जोधपुर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। तो और भी हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए। कोई एक सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों डैश 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 के रूप में जाना जाता था। मतलब तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता था? क्या ऑप्शन नंबर ए वेल्लला, या ऑप्शन नंबर बी किसान, या कदेसियार, या फिर दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, वेल्लला इनको कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में, साउथ इंडिया में बेसिकली आज बड़े जमींदारों को वेल्लला कहा जाता था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? जो किसान छोटे थे मगर स्वतंत्र होते थे, किसी की जमीन पर काम नहीं करते थे। क्या वे ग्राम भोजक होते थे, या फिर गृहपति, या फिर श्रेणी, या फिर वेल्लाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृहपति। गृहपति एक ऐसे किसान थे जो छोटे थे लेकिन किसी की ज़मीन पर काम नहीं करते थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि संगम कालीन यानी कि दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? संगम कालीन जिस समय पर तमिल की रचनाओं को संकलित करके मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में बनाया जाता था, उनका संकलन किया जाता था, उसे संगम साहित्य भी कहते हैं। तो संगम साहित्य में दक्षिण भारत की बात है, संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? क्या वे ग्राम भोजक होते थे, क्या वे कदेसियार थे, क्या वे वेलाल होते थे, या फिर उड़वार? उड़वार बेसिकली जो फोर्थ पॉइंट है वो उड़वार लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है ऑप्शन नंबर सी, वेलाल। दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को वेलाल कहा जाता था, ठीक है। अभी एक मैंने सबसे पहला क्वेश्चन वेल्लला पूछा, ठीक है। तो ये वेल्लला और वेलाल ये दोनों एक ही चीज़ है, बड़े जमींदार या फिर संपन्न किसान, ये ही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? यानी कि संगम काल में किस नगर में व्यापार नहीं हुआ करता था? क्या वो पुहार में था, क्या वो तोंडी में था, क्या वो उरैयूर में था? ये जो उरैयूर लिखा है ये उरैयूर भी इसको बोला जाता है। एंड फोर्थ है कन्याकुमारी। कौन सा ऐसा नगर है संगम काल में जिसमें व्यापार नहीं किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कन्याकुमारी एक ऐसा नगर है जहाँ पर व्यापार नहीं किया जाता था संगम काल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही एंड होता है एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 9। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैंने आपको आज पढ़ाया है नगर, फोर्थ पॉइंट है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नगर है मथुरा नगर, जो कि 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण रहा है। और यहाँ पर यह यातायात और व्यापार दो मुख्य रास्तों पर स्थित था, जहाँ से व्यापार भी होता था और यातायात भी। तो यातायात के लिए उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता यहाँ पर था। और यहाँ पर शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, जिसमें अनेक
मंदिर भी हैं और यह बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। और शहर में रहने वालों के लिए भोजन आसपास के जो किसान हैं या पशुपालक हैं वो ही जुटाते थे। और मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी लगभग 2000 साल पहले बनी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इससे बाकी जो अब है पॉइंट्स या अगला चैप्टर वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।